जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोज़ाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वज़न तोलकर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वज़न में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वज़न तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है। ज़रूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर कर भी देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करे और ना ही कभी ये सोचे कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए, ईमानदार बने, ज़्यादा कमाए या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा उसका छोटा बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटा बोला, पापा, आप 1 घंटे में कितना काम कर लेते हो?
पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या लेन देना है और तुम इतनी बेकार से सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा बहुत मासूमियत से बोला, पापा मैं तो सिर्फ ऐसे ही जानना चाहता था। बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। यह सुनकर बेटा दुखी हो गया और वह अपने कमरे में चला गया। उसका पिता अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्यों पूछा। कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और वह अपने बेटे के कमरे में गया। पापा, क्या तुम सो गए? बेटा, नहीं पापा। पापा, मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, इसलिए तब तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो। वैसे मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा, थैंक यू पापा। बेटा खुशी से उठकर अपने अलमारी की तरफ गया और वहाँ से अपने गुल्लक को निकालकर उसे तोड़ लिया। फिर उस गुल्लक से ढेर सारे सिक्के निकाले और उन्हें गिनने लगा। सिक्के गिनने के बाद वह अपने पापा के पास आया। बेटा, पापा, मेरे पास यह 100 रुपये है। क्या मैं आपसे 1 घंटा कल का खरीद सकता हूँ? आप यह पैसे ले लीजिए और प्लीज़ कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। यह सुनते ही उसके पिता के आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, इस जीवन में हम कई बार अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें यह थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस व्यस्त जीवन में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, भाई बहन, बच्चे और दोस्तों के लिए जितना हो सके समय निकाल पाए। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। भाई बहन क्यों लड़ते हैं? महक की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। महक की शादी बड़े घर में हुई थी। बहुत ठाट बाट से रहती थी वो। ससुर नीरज जी ने बेटे राजीव और पत्नी नमिता जी को पहले ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे और मिठाइयाँ ज़रूर भेजना और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नीरज जी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने महक को बिल्कुल पिता की तरह ही रखा और तो और कंपनी में महक अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। वो कहते थे, अच्छा है, अब मेरा बोझ कम हो जाएगा। राजीव और महक मिलकर मेरा कारोबार संभाल लेंगे। महक भी बहुत खुश थी। उसे लगता ही नहीं था कि उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। वो इतनी खुश थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी, सबको सब बताएगी। महक का भाई मोहित उसे लेने आया था। उसका बहुत अच्छे से सबने अभिवादन किया। महक के साथ इतना सामान था कि मोहित की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो राजीव ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। महक बहुत खुश थी, लेकिन मोहित के चेहरे से खुशियाँ गायब सी दिख रही थी। महक ने पूछा भी क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर महक इतनी चहक रही थी। उसने सबको पहले तोहफे दिए, फिर सबको सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मोहित मुंह लटका के बैठा था। अब तो महक ने बोल ही दिया, बताओ ना मोहित भैया, क्या बात है? आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मोहित बोल पड़ा, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरह तेरे ससुर जी को इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना सब कुछ देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना ज़रूरी था क्या? महक अवाक उसे देखने लगी।
भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ इसलिए। और वो ये कहते हैं कि शादी में आप सब ने बहुत किया, अब उनका भी तो कुछ बनता है। आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना। बीच में ही मोहित बोल पड़ा। तो इतना सब देने की क्या ज़रूरत थी, हमें दिखाने के लिए? महक बोली, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इन बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की, पहले दे देंगे फिर सुनाएंगे। भैया आप मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं। मोहित खड़ा हो गया। वाह बेटा, थोड़े ही दिन में तू उनकी हो गई, हम कुछ नहीं लगते ना तेरे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जिंदगी भर मेरे ही रहेंगे, पर अब वो भी मेरे घर है और उनकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी, पर इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। और महक रोने लगी। महक के पापा अमित जी जो अभी आए थे, उन्होंने महक को गले लगाया और चुप कराया। बोले, बेटा मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर मोहित से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो वो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में भी खुश है। मोहित चुपचाप अंदर चला गया और अमित जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा मोहित भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा है, बस उसे फिक्र है तेरी। तू तो जानती ही है ना, तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता ना दोनों का। महक चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गुमसुम सी सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भैया के बिना घर में राखी कैसे मानेगी। उधर मोहित भी यही सोच रहा था कि पहली बार वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब वो उदास रहेगी तो राखी कैसे मनेगी। थोड़ी देर बाद मोहित आया और धीरे से आकर महक को उसने सॉरी बोला, तो महक ने भी सॉरी बोला और दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आओ मेरे बच्चों, चलो खाना खाने। दोनों खुशी खुशी पापा के साथ हो लिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें, नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जैसे है वैसे ही स्वयं को स्वीकारो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर से उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता था और उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया।
वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हो गई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगी फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े के मूल्यवान हो जाएगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें, नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गई। वह सोचने लगे कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को बुरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उसे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल में जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात को भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी, भले ही वो कुछ भी कहे। तुम गुस्से में बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए
उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उसने कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नैना अपने पिता की बात समझ चुकी है और आप सास बहू के झगड़ों का समाधान हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। सफलता के लिए धैर्य कैसे रखें? तब वो घड़े खुद को बेकार और बिना किसी काम के समझने लगे थे। एक दिन वह घड़े अकेले रह गए थे। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बात करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता। लोग मुझे देखते, मेरी तारीफ करते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया। तभी दूसरा घड़ा बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था जो लोगों के घर में रोज जागता और चारों ओर रोशनी बिखेरता। तभी तीसरा घड़ा भी बोलने से ना रहा और वह भी अपनी परेशानी बताने लगा। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। अपनी अपनी परेशानियों और दिक्कतों के बारे में बोलकर अब वह चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों घड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे उस चौथे घड़े से बोले, क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं?
जबकि 3 महीने हो गए हमारे कोई खरीदार नहीं मिल रहा। इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और बोला, आप तीनों क्या समझते हो? क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था ताकि जब भी बच्चे मुझसे खेले तो बहुत खुश हो जाते और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी बहुत खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या? दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और सही समय का इंतज़ार करो। यह बात सुनकर बाकी 3 घरों में भी खुशी छा गई। 1 महीना और बीता और गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने अब ठंडा पानी पीने के लिए घड़ों की खरीद शुरू कर दी थी। चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही, तो लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत उसे ऊंचे दामों में खरीद लिया। आज वो घड़े बहुत से लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो वह नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे। ऐसा होने पर लोग खुद को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। कुछ लोग जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु जब उनको उसमें सफलता हासिल नहीं होती या किसी कारण से वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो वह निराश और परेशान हो जाते हैं और खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हुआ अगर हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हो गए? क्या हुआ जब हमने एक मौका गंवा दिया? हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। हमें नए नए रास्ते खोजने में लगे रहना है और सही समय आने पर हमारी की हुई सारी मेहनत और लगन हमें बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वह मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबा दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबाए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ जाए। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेज़ी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हो तो मोर ऑफन देन नॉट वो चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, वह ना पास्ट में जीते हैं ना फ्यूचर में, वह हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कुछ टॉफ़ी चाहिए होती है, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज़ को पाने के लिए लग जाती है एंड एज अ रिज़ल्ट वे उस चीज़ को पा लेते हैं। इसीलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। सफलता को पाने की जो चाहता है उसमें इंटेंसिटी होना बहुत ज़रूरी है और जब आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हो तो सफलता आपको मिल ही जाती है। दोस्तों,
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। दोस्ती हो तो ऐसी। किसी शहर में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था। वह अपने पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च करना पसंद किया करता था। सूरज को यह पैसे उसके परिवार से मिले हुए थे। सूरज ने खुद ये पैसे नहीं कमाए थे, इसीलिए वह अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था। सूरज के सारे दोस्त मतलबी थे। वह सभी सूरज से पैसों के लिए दोस्ती करे हुए थे। सूरज के दोस्तों में ही एक दोस्त था जिसका नाम दीपक था। दीपक को सूरज के सभी दोस्त पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि दीपक काफ़ी ईमानदार था। वह सूरज के पैसों को बर्बाद नहीं करता था। दीपक सूरज को भी समय समय पर बताया करता था कि वह अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद ना करे, पर सूरज कहाँ किसी की सुनने वाला था। सूरज के दोस्त सूरज के कान को भरकर सूरज और दीपक की दोस्ती को ख़त्म करवा दी। समय बीतता जाता है। अब वह भी समय आ जाता है जब सूरज का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे सूरज की सारी ज़मीन भी बिक जाती है। अब वह कहीं का नहीं रहता। उसके खुद के दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का समय आ जाता है। सूरज अपने सारे दोस्तों के पास जाता है मदद के लिए। सूरज के कुछ दोस्त साफ मदद करने से मना कर देते हैं, तो वहीं कुछ सूरज के दोस्त कोई मदद भी नहीं करते पर अपशब्द भी कह देते हैं। साथ ही सूरज के कुछ दोस्त ऐसे थे जो सूरज को पहचानने से भी मना कर देते हैं। अब सूरज को दीपक की कही बात याद आ जाती है। फिर वह वापस लौटता है। सभी दोस्तों से मिलने के बाद सूरज वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में दीपक मिला। दीपक से सूरज ने रोते हुए माफ़ी मांगी। दीपक ने सूरज को गले लगा लिया। अब दीपक ने सूरज को अपने घर में रखा, उसे हर तरह से मदद करी। सूरज को अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वह सोचता था कि उसने कैसे अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त को छोड़ दिया। वह कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त की पहचान बुरे समय में ही होती है। जैसे इस दोस्ती की कहानी में सूरज का सच्चा दोस्त दीपक था। सूरज के बुरे समय में भी मदद करे। दीपक की मदद और सूरज की कड़ी मेहनत से सूरज फिर से अमीर बन जाता है। अब सूरज को सच्चे दोस्तों की पहचान समझ में आ गई थी। साथ ही उसे पैसों का कीमत भी समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे बहुत से दोस्त तो होते हैं, लेकिन कुछ ही सच्चे दोस्त होते हैं। हमें अपने सच्चे दोस्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही बुरे और मतलबी दोस्त से समय रहते ही दूरी बना लेना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। दोस्ती हो तो ऐसी। किसी शहर में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था।
उसके पास बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था। वह अपने पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च करना पसंद किया करता था। सूरज को यह पैसे उसके परिवार से मिले हुए थे। सूरज ने खुद ये पैसे नहीं कमाए थे, इसीलिए वह अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था। सूरज के सारे दोस्त मतलबी थे। वह सभी सूरज से पैसों के लिए दोस्ती करे हुए थे। सूरज के दोस्तों में ही एक दोस्त था जिसका नाम दीपक था। दीपक को सूरज के सभी दोस्त पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि दीपक काफ़ी ईमानदार था। वह सूरज के पैसों को बर्बाद नहीं करता था। दीपक सूरज को भी समय समय पर बताया करता था कि वह अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद ना करे, पर सूरज कहाँ किसी की सुनने वाला था। सूरज के दोस्त सूरज के कान को भरकर सूरज और दीपक की दोस्ती को ख़त्म करवा दी। समय बीतता जाता है। अब वह भी समय आ जाता है जब सूरज का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे सूरज की सारी ज़मीन भी बिक जाती है। अब वह कहीं का नहीं रहता। उसके खुद के दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का समय आ जाता है। सूरज अपने सारे दोस्तों के पास जाता है मदद के लिए। सूरज के कुछ दोस्त साफ मदद करने से मना कर देते हैं, तो वहीं कुछ सूरज के दोस्त कोई मदद भी नहीं करते पर अपशब्द भी कह देते हैं। साथ ही सूरज के कुछ दोस्त ऐसे थे जो सूरज को पहचानने से भी मना कर देते हैं। अब सूरज को दीपक की कही बात याद आ जाती है। फिर वह वापस लौटता है। सभी दोस्तों से मिलने के बाद सूरज वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में दीपक मिला। दीपक से सूरज ने रोते हुए माफ़ी मांगी। दीपक ने सूरज को गले लगा लिया। अब दीपक ने सूरज को अपने घर में रखा, उसे हर तरह से मदद करी। सूरज को अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वह सोचता था कि उसने कैसे अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त को छोड़ दिया। वह कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त की पहचान बुरे समय में ही होती है। जैसे इस दोस्ती की कहानी में सूरज का सच्चा दोस्त दीपक था। सूरज के बुरे समय में भी मदद करे। दीपक की मदद और सूरज की कड़ी मेहनत से सूरज फिर से अमीर बन जाता है। अब सूरज को सच्चे दोस्तों की पहचान समझ में आ गई थी। साथ ही उसे पैसों का कीमत भी समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे बहुत से दोस्त तो होते हैं, लेकिन कुछ ही सच्चे दोस्त होते हैं। हमें अपने सच्चे दोस्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही बुरे और मतलबी दोस्त से समय रहते ही दूरी बना लेना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें। नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। घर की मर्यादा। रानी ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी तभी मैं भागते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था
तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ से बोली, चलो अब क्या यहाँ गपशप कर रहे हो। हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो। रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ के चली गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर ज़बान चल रही है इस रजनी की। कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरे सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को फिर गले लगा लिया। तो दोस्तों, जब तक हम अपने वालों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे सहयोग करें, नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कर ऑल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक का बटन दबाएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स देकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।